हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं थोड़ा अपनी माइक की चीज़ें देख लूँ कि माइक वगैरह सही से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो माइक तो प्रॉपर कनेक्टेड है। ठीक है, सब सही चल रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोमीट्री, थर्मल एक्सपेंशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो वीडियो है किन किन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, सो लेट मी डू दिस जस्ट वन बाय वन। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा थर्मोमीट्री, ठीक है। दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तीसरा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इन चीज़ों पर हम लोग आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, दूसरा फिर हम समझेंगे फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको ना यहाँ पर, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा असाइनमेंट्स में, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये रहेगा। अब ये लेक्चर किसके लिए है बच्चों? ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए है जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब फंडामेंटल आएगा तभी तो नेट क्वालिफाई करोगे। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए है जो PGT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि PGT में भी ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उन सभी बच्चों के लिए है जो 11th और 12th क्लास में है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहते हैं, दे वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब वैसे मैं बात करूं तो ऑलरेडी इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस तो पहले से ही अवेलेबल हैं, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा ही वीडियो क्यों देखें, क्योंकि इन टॉपिक्स पर तो ऑलरेडी यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है, देखो मैं फंडामेंटल चीज़ों को एडवांस्ड से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं CSIR नेट, गेट, जैस, टीफर के लेवल का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं फंडामेंटल से एडवांस्ड में जाऊँगा, सिर्फ फंडामेंटल पर नहीं। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि जैसे कि 11th-12th के बच्चे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए आप लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि देखो, मैं वीडियो को बहुत लेंथी नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को ना शॉर्ट रखने वाला हूँ, मतलब कम समय में आपको चीज़ें समझा दूँगा ताकि आप जल्दी से चीज़ें समझ जाएं, है ना। तो ऐसा नहीं कि वीडियो 3-4 घंटे का वीडियो है, ऐसा नहीं रहेगा। वीडियो हमारा शॉर्ट और सिंपल रहेगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बता देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देंगे, ताकि आप लोगों को कम समय में जानकारी पूरी मिल जाए। ठीक है, तो चलो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्ज़ाम में। और ये भी बात मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा ये भी मानकर चलूँगा, क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ये समझ रहे हैं, इसलिए मैं ये मानकर चलूँगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत सारा मालूम है, थोड़ा बहुत आपको पता है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अपन को क्योंकि अच्छे से पढ़ना है तो पेन जो है ना, ये अच्छी तरह से विड्थ इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और ठीक है, बाकी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली जब हम थर्मल फिज़िक्स पढ़ते हैं तो थर्मल फिज़िक्स में क्या होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं।
ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं। अगर हम प्रेशर को, मान लो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते घटाते हैं तो प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तो साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला रूल होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा बताता हूँ ये चार्ल्स लॉ क्या होता है। 1 + T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ये होता है। देखो चार्ल्स लॉ के और भी रूल्स हैं, वो हम अभी समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले मैं समझा दूं कि ये है क्या। देखिए क्या होता है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको देखिए कि T डिग्री, T अगर मैं 0 करता हूँ तो हमारा वॉल्यूम कितना होगा, और ये यहाँ पर ना डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन केल्विन, ठीक है। अगर मैं इतना करता हूँ तो वॉल्यूम कितना होता है, V0, ठीक है। मतलब 0 डिग्री में जो वॉल्यूम होता है वो V0। फिर हम जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो वो इस, मतलब हम सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है ना। मतलब ये बता रहा है फॉर्मूला कि कैसे वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, दूसरा प्रेशर लॉ भी कहते हैं और गेज-लुसाक लॉ भी कहते हैं। ओके, सो गे-लुसाक लॉ, इसको ना प्रेशर लॉ भी कहते हैं। ये बताता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर, मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कितने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो ये बिल्कुल चार्ल्स लॉ की जैसा है, ठीक है। P0 1 + T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ठीक है, समझ में आया। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेम्परेचर है ना वो सेल्सियस में है ना, जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल में है, इट इज़ नॉट इन केल्विन स्केल, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखिए जैसे कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका मोशन किस कारण से है, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बनती है। जो हमारी आइडल गैस होती है, ठीक है, जो हमारी आइडल गैस होती है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो हमारी जो आइडल गैस होती है बच्चों, वो बेसिकली उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण, अगर रोटेशन है तो, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आइडल गैस होती है, ठीक है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, ठीक है, वो रैंडम मोशन में होते हैं और काइनेटिक एनर्जी के ही कारण उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो आपस में एक दूसरे से ना अट्रैक्ट होते हैं ना वो रिपेल होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, दे कैन कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, और उनकी जो भी एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है। ओके बच्चों, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है N/2 RFRT। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है और इस फॉर्मूले में लिखा क्या है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो N है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं,
ठीक है, नहीं मालूम, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। एन नंबर ऑफ मोल्स से एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आर है आपका गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है एन के। यहाँ पर जो आपका कैपिटल एन है ये है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ओके। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर ऑफ मोल्स का क्या खेल है, ठीक है, सिंपल में लैंग्वेज में, ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे। देखिए बच्चों, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये ठीक उस तरह से है जिसे अपन बोलते हैं ना एक डोजन में, ठीक है, जैसे हम एक दर्जन बोलते हैं ना, एक दर्जन किस देना, तो एक दर्जन में कितना होता है 12, ठीक है। तो इसी हिसाब से मोल एक ऐसी चीज़ है जो इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इतने सारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा एक दर्जन केले देना, तो इसका मतलब होगा कि 12 केले देना, है ना। अगर मैं बोलूँगा कि एक मोल केले देना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 केले मुझे देना, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को कहते हैं एन, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक के जो है ना वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो मेरे पास अगर, ठीक है, अगर हमारे पास 4 मोल्स हैं तो क्या होगा 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, उसका मतलब होगा इतने सारे पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। आई होप सो थिंग्स आर वेल क्लियर टू यू, ठीक है। अब एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में होती है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बनाने बैठूंगा अभी बताऊंगा, तो शॉर्ट में ही बताता हूँ। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल होती है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, लो टेम्परेचर पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 एट लो टेम्परेचर। तो कैसे कैसे होती है, एक तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, एक तो ऐसे रोटेट कर सकता है ना, तो 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई और 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्पेस में 3 डायमेंशन में कहीं भी ट्रांसलेट कर सकता है। तो ऐसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती हैं, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जितनी भी जो गैस है, ठीक है, तो जो एंटायर गैस है तो उस गैस में कितने मोल्स हैं, एन मोल्स ऑफ गैस इसके अंदर है, उस कंटेनर के अंदर। तो उस पूरे गैस की ये इंटरनल एनर्जी है, उस पूरी गैस की ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, ओके। ये जो फॉर्मूला है बच्चों मैं जो समझा रहा हूँ इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है आप लोगों का, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों एक थ्योरम है, ठीक है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, उस थ्योरम कहते हैं थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है, इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो थ्योरम ये कहती है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों, ठीक है, 1/2 kBT। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F/2, ठीक है, kBT। अब ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर पार्टिकल। अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी इक्विपार्टीशन थ्योरम के ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, बाद में जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में भी ले जाऊंगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा होता है
du/dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। रटना पड़ेगा, ठीक है, ये रटना है आपको। स्पेसिफिक हीट का एकदम सीधा सा फॉर्मूला होता है R/Γ-1, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है R/Γ-1। R आपका गैस कांस्टेंट है, गामा स्पेसिफिक रेशो है, ठीक है, Cp/Cv का, ठीक है, ओके, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर से। तो ये आपको रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल एनर्जी एग्जाम में दी जाएगी, आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है तो आ जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों मेयर इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्या होता है Cp - Cv = R, ठीक है। तो Cp अब कैसे निकलेगा, Cv + R, मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या है कि आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में R जोड़ देना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इसी इक्वेशन से हम डिराइव भी कर सकते हैं, हालांकि आपको याद भी रखना है और रटना भी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन रेशियो ऑफ द अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होता है 1 + 2/f। इसे प्रूफ किया जा सकता है, बट हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो यहाँ पर कोई डेरिवेशन या थ्योरी बनाना नहीं है, एक्सप्लेन करना नहीं, हमारा काम है आपको फॉर्मूले समझाकर न्यूमेरिकल्स करवाना, ठीक है। तो इसे रट लेना, एफ आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, और ये बहुत ही काम का इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे PV = कांस्टेंट जो प्रोसेस होती है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है, ठीक है। जैसे PV गामा जो होती है कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये होती है एडिएबेटिक प्रोसेस। क्या होती है, एडिएबेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि बेसिकली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडिएबेटिक प्रोसेस में ना जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ, आप इतना याद रखना अभी, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, जो यहाँ पावर 1 है, यहाँ गामा है, तो दरअसल हम कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रोसेस है, ठीक है, लेट्स पुट, वहाँ पर हम x पुट कर देते हैं, है ना। अगर हमारी प्रोसीजर ये है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इन दैट केस हमारा जो स्पेसिफिक हीट होता है उसे लिखते हैं R/Γ-1 + R/1 - x। तो बच्चों किसी भी प्रोसीजर में अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। चलो अब मैं आपको निकाल कर भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, सब मिलेगा। बच्चों आप एक्सपर्ट फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरी वेबसाइट भी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पर दिया है, ठीक है। तो वेबसाइट में फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप आज ही जाओ फ्री मॉक टेस्ट अटेंड करो, PGT के, CSIR नेट के, ठीक है, सब कुछ है, लेटेस्ट ईयर की सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट पर, नीचे दिया हुआ है लिंक, ठीक है। सो देखो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में PV = क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हमारा x कितना हो गया, 1 हो गया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में V कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, एडिएबेटिक प्रोसेस। अगर हम एडिएबेटिक प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, PV गामा = कांस्टेंट होता है, तो हमारा x कितना हो गया, गामा के बराबर हो गया। तो C कितना हो जाएगा, R/Γ-1 + R/, ठीक है, 1 - गामा, ये दोनों कट रहे हैं और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस मतलब एडिएबेटिक के केस में स्पेसिफिक हीट 0 होती है ना। अगर आपसे एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली बता देना। अब हम बात कर लेते हैं आइसोबारिक के केस में। आइसोबारिक प्रोसीजर वो होती है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो इसको लिख सकते हो
तो यहाँ पर आपका x कितना हो गया, 0 हो गया। सो इन दिस केस अगर आप देखो स्पेसिफिक हीट कितनी आती है, क्योंकि आइसोबारिक है तो जो हीट होगी हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है CV था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका R। तो ये आपका कुछ और नहीं है बल्कि मेयर इक्वेशन है, ठीक है, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। सो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बच्चों देखो गामा के बारे में मैंने बताया था कि CP/CV होता है और इसकी वैल्यू होती है 1 + 2/F, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं मोनो, अब देखो गैसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, ठीक है, उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सॉल्व करने पर आता है 1.6, सबसे ज़्यादा होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे कम होती है, ठीक है। अगर हम अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो, ठीक है, इसके लिए जो F की वैल्यू होती है 5 होती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था। तो गामा की वैल्यू इस केस में आती है हमारे पास, ठीक है, ओके 1.4। इसी तरह से अगर हम पॉली एटॉमिक के लिए बात करें, पॉली एटॉमिक के लिए, तो इसके लिए मैं F की वैल्यू लिख नहीं सकता रहा हूँ, यहाँ पर ये 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना आपका आएगा। बाकी इन जनरल पॉलीटॉमिक के लिए अगर कभी बोला जाता है तो इसे 1.3 समथिंग ले लिया जाता है, ठीक है। हालांकि हमेशा ये रेशो ऐसे ही निकालते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है सभी लोगों को कि गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो आप 11th-12th का एग्ज़ाम हो, IIT JEE का हो या PGT लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो अब और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या, गैस के बिहेवियर को देखो, गैस दिखती तो नहीं है, तो गैस के बिहेवियर को समझाने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ कल्पना की गई है कि गैस किससे बनी, वो जिनसे बनी है, किससे बनी है, पार्टिकल्स से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। तो उसको समझाने के लिए गैस के बिहेवियर को कुछ एजम्पशंस किए गए हैं, उन्हीं एजम्पशंस को कहते हैं, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कुछ चीज़ें मान ली गई हैं कि हाँ गैस कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे मान ली गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मान ली गई हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो आइडल गैस के लिए है, ठीक है, और इसमें जो एजम्पशंस हैं वो अप्रॉक्सीमेट है, मतलब ये ट्रू नहीं है हमेशा, मतलब एक रियल गैस पर नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आइडल गैस पर अप्लाई करते हैं और बहुत ही अप्रॉक्सीमेट है। तो इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसमें बताया गया, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, ऐसा मानते हैं गैस की गैस बहुत सारे पार्टिकल्स में मिलकर बनती है, ठीक है, जो कि कुछ हद तक सही है ना, बट इनफाइनाइट पार्टिकल से तो नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो बेसिकली जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब आप मान सकते हैं कि वो कोई स्पेस लेते ही नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, गैस जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है वो पार्टिकल्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में जो है
घूम जा सकते हैं, मतलब दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेसल की वॉल से इलास्टिक कोलिजन करते हैं, है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 है। और सिक्स्थ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल है। अभी मैं यहाँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आइडल गैस होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ये दरअसल बड़े ही गजब के रिजल्ट्स देती है, ठीक है, बहुत ही गजब के रिजल्ट्स देती है। ये हमें बताती है कि जो प्रेशर होता है गैस के कारण, जो प्रेशर होता है ना, ये आपका कंटेनर हो गया। तो गैस के जो पार्टिकल्स वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर होता है, मतलब कह सकते हो प्रेशर ऑफ द गैस, वो होता है इतना 2/3 N/V ½ mv बार स्क्वायर। अब मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। ये जो आप देख रहे हो ना N/V, तो N इज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, इट इज़ नॉट एवोगैड्रो नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। V जो है ना वो वॉल्यूम है इस पूरे का जिस कंटेनर में है, ठीक है। V बार जो आप देख रहे हो, दिस इज Vx बार स्क्वायर प्लस Vy बार स्क्वायर प्लस Vz बार स्क्वायर। अब ये Vx बार क्या होता है, ये होता है Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर, ऐसे करते करते जितने भी इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। m इज़ द मास ऑफ ईच गैस पार्टिकल, सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडल गैस, ठीक है, ओके। अब बच्चों इसके इम्प्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, तो मैं डेरिवेशंस पर ना जाते हुए डायरेक्टली आपको चीज़ें समझा देता हूँ। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, गैस के पार्टिकल्स की स्पीड, है ना, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स की स्पीड पता चलती है। तो हम यहाँ पर आपको स्पीड बता देते हैं, गैस के पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, ठीक है। ध्यान रहे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। और सेम चीज़ हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से भी डिराइव करते हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी एक मेथड है RAM, राम। एम आर मतलब होता है देखो एम आर का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, और एम का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो पहले हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये हमारा होता है, ठीक है। तो मैं एक रेशियो लिख देता हूँ √3, एवरेज के नीचे हम लिखेंगे 8/π, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे √2। तो ये इजी है। अब चलो कैसे लिखते हैं बताता हूँ। देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू होता है √3 RT/m, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती है 8/2 RT/m। आप देखना √RT/m सभी में कॉमन है, सभी में एक जैसा रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, आया समझ। आर गैस कांस्टेंट है, यहाँ पर जो एम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, तो मैं एम बता दूँ एम क्या है। एम इज द मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, जिसे कहते हैं मोलार मास, या इसे मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। अब ये मोलार मास निकालते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक
ठीक है। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, ठीक है। तो इसका मोलार मास होगा 1 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम का होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है H2, तो इसके पास इसका जो मास नंबर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हैं, बिकॉज इट इज इक्वल टू H प्लस H, ठीक है। सो इस केस में ये हमारा हो जाएगा 2 ग्राम्स पर मोल। इस बात का ध्यान रखना, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, जैसे मेरे पास है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में तो 8 प्रोटॉन होते हैं और 16 इसका एटॉमिक मास होता है, बट ऑक्सीजन गैस जो होती है वो O2 होती है ना। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 16 नहीं 32 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो इसी को ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मान लीजिए कि मैं किसी भी एक को लिख लेता हूँ VRMS, ठीक है। तो ये हमारा होता है, जैसे कि मैंने बताया 3RT/m। इसको ना अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, m मोलार मास है, ठीक है। देखो R इक्वल टू होता है n की, n क्या है एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम R की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्लग कर देंगे 3n kT/m। ये हमारा हो जाएगा 3 kT अपॉन, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों देखो, आप समझो ये आपका 1 मोल का मास है, ठीक है। इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं वो यहाँ पर है। तो ये चीज़ क्या बनेगी आपकी, पता है आपको? सो दिस इज गोइंग टू बी द मास ऑफ जस्ट 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ जस्ट 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब फॉर्मूला kT/m के टर्म्स में लिखा हो तो आप ध्यान रखना है दिस इज द मास ऑफ ओनली 1 पार्टिकल और 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों जब भी अपन को थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी होती है तो अपन को टेम्परेचर नापना पड़ता है। तो टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मोमीटर से, है ना। इसलिए हम थोड़ी सी थर्मोमीट्री यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, किसी आपको पता होगा कि बहुत सारे थर्मोमीटर्स हैं, थर्मोमीटर स्केल्स होती हैं, जैसे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ठीक है। तो उन सभी को के बीच में रिलेशन होते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ रिलेशन कैसे लिखते हैं। ये ट्रिक है, आसानी से आप याद रख सकते हो। देखो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, देखो यहाँ पर ना है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आइस पॉइंट बोल सकते हो, और ये आपका आप लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जब हम सेल्सियस स्केल में होते हैं तो टेम्परेचर ये होता है 0 डिग्री में, केल्विन पर ये होता है 273 केल्विन पर, फ़ारेनहाइट स्केल में ये होता है 32 फ़ारेनहाइट में, और र्यूमर स्केल में होता है 0 र्यूमर में, ठीक है। सेल्सियस स्केल 100 डिविजन्स होते हैं, इसमें भी 100 डिविजन्स होते हैं, इसमें 180 डिवीज़न होते हैं, और इसमें 80 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो मैं इन सभी के बीच में रिलेशन निकालता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सेल्सियस स्केल है ना, इसमें लिखना है इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। देखिए C-0/100, है ना। जो चीज़ यहाँ आएगी वो माइनस में डाल दो, और जो चीज़ यहाँ है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा K-273/100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये फ़ारेनहाइट है, F-32/180 एंड दिस इज इक्वल्स टू R-0/80। तो ये आपकी सभी स्किल्स के बीच में रिलेशन आ गया, और इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि सेल्सियस और केल्विन में अगर हम देखें तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर इन
ठीक है 273, एक्चुअली में 0.16 होता है, बट मैं अभी इतना छोटा नंबर लिखो नहीं रहा हूँ, ठीक है, प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, है ना, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी से एक और चीज़ पता चल जाएगी, डिफरेंस इन द, ठीक है, केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन द सेल्सियस स्केल, ठीक है। सो दिस आर द ट्रिक्स, ओके, विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। चलो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी बच्चों। अक्सर मैंने देखा कि कैलोरीज में और जूल्स में लेकर काफ़ी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाती है, और न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम बात कर रहे हैं कैलोरी की। एक कैलोरी जो है ना एनर्जी की यूनिट होती है, तो एक कैलोरी होती है 4.2 जूल्स के बराबर। एक कैलोरी किसके को कहते हैं, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी एनर्जी लगती है, जितनी हीट लगती है, उसी को कहते हैं 1 कैलोरी, और ये होती है 4.2 जूल्स के बराबर, ठीक है। ओके बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में जो लोहे से बनी रॉड्स होती हैं, तार होते हैं, रेड की पटलियाँ होती हैं, ये ना फैल जाती हैं और ठंडी में सिकुड़ जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हीट के कारण थर्मल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होता है बच्चों, उसी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। अगर किसी मेटलिक रॉड है मान लीजिए, या जो भी आप मानना चाहें, किसी को भी ले सकते हैं, इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब हम इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर अगर हमने dt राइज कर दिया है, तो इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, डेल्टा L। तो ये जो डेल्टा L है ना, ये कितना होता है, ये आपका होता है अल्फ़ा L और डेल्टा T। मतलब ये लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है, और अल्फ़ा जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसी तरह से ना वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, और अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है 3 गामा, ठीक है। तो ये रिलेशन अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा, ठीक है बच्चों। वाटर की एनोमलस एक्सपेंशन जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, देखिए अक्सर हमारे माइंड में जो चीज़ हम सोचते हैं ना वैसी होती नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये हो रहा है। हमको लगता है कि हम कोई किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम आइस को जो है, ठीक है, गर्म करते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वाटर को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा कर रहे हो, ठीक है, और ये हमारा हो गया वॉल्यूम। तो पानी ना 0 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम कम होता है, और फिर धीरे धीरे फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे कम होता है, ठीक है। इसी कारण से जो बर्फ़ होती है ना वो पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। चलो अपन अब आगे चलते हैं। वैसे भी बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने के पीछे और भी रीज़न्स होते हैं, क्योंकि बर्फ़ के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो है गैप्स बन जाते हैं, जिसमें एयर जो है कैप के वो हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। आप अपने घर में कभी देखे होंगे बर्फ़ को ध्यान से, तो आपको ये बात पता चल जाएगी, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, हम यहाँ देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो कि बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों बॉयल्स लॉ पीजीटी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, डायरेक्टली पूछेगा विच इज़ द बॉयल्स लॉ, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक राइट ऑप्शन को करेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर आता है चार्ल्स लॉ। यहाँ पर जो है टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में लेते हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ बच्चों जो है वो ये बताता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, सो तीसरा होता है, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ ये कहता है कि आप वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं, तो जो प्रेशर होता है ना वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बच्चों ये देखा है अक्सर, इवन मैं अपने आप ही महसूस करता हूँ कि कई बार हम भूल जाते हैं कि बॉयल्स लॉ ये है या ये है या ये है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहता हूँ कि इसे आप लोग अच्छी तरह से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और गे-लुसाक्स लॉ क्या होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में बॉयल्स लॉ पूछते हैं तो बच्चे चार्ल्स लॉ में में टिक करके जाते हैं, चार्ल्स लॉ पूछते हैं तो बॉयल्स लॉ में टिक कर देते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से किसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। हालांकि सभी को मालूम है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बट ये जो नेम्स है ना इनमें लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। इन सभी को कंबाइन करने से एक इक्वेशन बनता है PV इक्वल्स टू nRT, जिसे हम कहते हैं आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये सिर्फ आइडल गैस पर लगता है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर इन केल्विन, v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, p इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। और आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT से और कैसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों। n जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये हो जाता है, ठीक है, टोटल मास ऑफ द गैस, तो ये आपका टोटल मास है गैस का, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस इज द टोटल मास ऑफ गैस, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ लिख भी सकते हो, तो ये अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V अपॉन m इक्वल्स टू RT अपॉन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और ये मोलार मास है, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडल गैस, प्रेशर ऑफ आइडल गैस। आइडल गैस का प्रेशर कितना होता है? तो बच्चों ये होता है 2/3E, ठीक है, 2/3E होता है, ठीक है। दिस कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पर E क्या है? सो दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, या ये कह सकते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
इसमें ना कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, मीन फ्री पाथ क्या होता है। देखो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होते हैं। तो एक गैस पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। तो देखो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, देखो यहाँ टकराए, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ऐसे टकराते रहते हैं, ठीक है। तो दो दो कोलिजन के बीच में, ठीक है, जब दो कोलिजन होते हैं, है ना, जैसे ये एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, तो इन दो कोलिजन के बीच में उसने आराम से ट्रैवल किया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैवल किया। तो इस डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है, मीन फ्री पाथ। तो ऐसे एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस निकाल कर इन सभी का जब हम मीन निकालते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो बच्चों मीन फ्री पाथ जो होती है लैम्डा, ये हमारी होती है, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू होता है KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P। बच्चों P इज़ द प्रेशर, K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा इज़ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कितना है, पाई इज़ पाई, √2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स लॉ। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? बच्चों डाल्टन्स लॉ हमारा कहता है, ठीक है, कि हमारे पास मान लीजिए एक वेसल है, ये हमारा वेसल हो गया, और इसके अंदर आप गैस भर दो, एक इस टाइप की गैस भर दी हमने, इसका प्रेशर P1 है, एक ही वाली गैस भर दी, इसका प्रेशर P2 है, ठीक है। और कौन सी गैस अपन भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे पास और भी गैस होंगे, दो ही कलर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ, है ना। सो दिस इज द कंबाइंड प्रेशर ड्यू टू ऑल द गैसेस, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं रियल गैस के पास। रियल गैस क्या होती है बच्चों? रियल गैस आइडल गैस से बहुत डिफरेंट होती है। देखो जो रियल गैस होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रियल गैस में जो एटम्स होते हैं वो कुछ स्पेस लेते हैं। देखो अगर मैं इन सारे एटम्स को एक साथ रख दूं, है ना, तो आप देखिए कि ये एटम्स कुछ स्पेस लेंगे, है ना, ये एटम्स कुछ स्पेस लेंगे। तो बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एटम्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता है ना। तो एटम्स का एक फाइनाइट वॉल्यूम होता है। देखो क्या होता है कि जो आइडल गैस का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास एक पिस्टन है और अगर हम दबाएंगे तो गैस, आइडल गैस पूरी तरह से जो है दब जाएगी, है ना। तो आइडल गैस जो है पूरी तरह से क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो ये कहता है आइडल गैस का कॉन्सेप्ट। बट रियल गैस का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता है। रियल गैस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इसे दबाओगे तो आप पिस्टन को यहाँ कहीं तक दबा पाओगे, पूरा नहीं दबा पाओगे, यहाँ कहीं तक दबा पाओगे, बाकी जगहों पर क्या है गैस रह के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इस एक क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं दबा सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है, आइडल गैस कहता है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि एटम्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, जबकि एक एटम और दूसरा एटम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब छू नहीं सकता, इनके बीच में इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या रिपल्जन रहता है, ठीक है। ये एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये होता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो जो रियल गैस होती है वो आइडल गैस से काफ़ी अलग होती है, और रियल गैस की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी उस सारी चीज़ों पर बात ना करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन होता है P प्लस A अपॉन V
चलो मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ें बच्चों, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द प्रेशर करेक्शन, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, बता देता हूँ क्या है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रेशर, ठीक है। तो ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, सो दिस इज़ द टर्म विच अकाउंट्स फॉर द इंटर एटॉमिक, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन के इंटरेक्शन के कारण जो चीज़ क्रिएट होती है वो है ना। ये है दिस अकाउंट्स फॉर द फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो बी है दैट अकाउंट्स फॉर द, ठीक है, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से कम होता है, जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम से कम होता है, और जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो एक्चुअल प्रेशर, मतलब जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो आइडल गैस के प्रेशर से ज़्यादा होता है, क्योंकि एटम्स के बीच में क्या है, फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आइडल गैस और ये है हमारी रियल गैस। इसमें ये एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स हैं, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये देखिए इनके पास वॉल्यूम भी है और ये एक दूसरे से रिपल्सन भी कर रहे हैं, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इनके बीच में जो रिपल्सन और पोटेंशियल एनर्जी हो रही है उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ए, और इनका जो फाइनाइट वॉल्यूम है उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है बी, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारा जो आइडल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो आप देखो कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम है, अवेलेबल वॉल्यूम जो होता है रियल गैस में वो कम होता है, और जो प्रेशर होता है वो थोड़ी सी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है बच्चों। एग्ज़ाम में ना पूछा भी जाता है, जो मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसे याद रखना। अब हम जानेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर? बच्चों आपको मालूम है क्या कि अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और गैस का टेम्परेचर कम करते हैं, अगर हम गैस के टेम्परेचर को कम करें और अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो गैस लिक्विफाई हो जाती है ना। बट अगर गैस का टेम्परेचर हाई हो तो आप उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं टीसी। अगर हमारी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कभी भी कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये होता है 8A/27 RB। बच्चों ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पीजीटी नॉर्मल जो आपके आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, सेट्स जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इस टेम्परेचर में जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, A/27B²। और इस समय जो वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, ठीक है। और RTC/PC को कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8/3। ये ऑलमोस्ट हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू यही होती है, कोई भी गैस ले लो इसकी वैल्यू अलग यही होती है। हालांकि इनकी वैल्यूज़ तो बदलती रहती है, बाकी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हर गैस के लिए इतनी होती है, ठीक है। इसे कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द गैसेस। अब बच्चों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। बच्चों इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब पता चलेगा। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, अब ये प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी एरर भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो इस प्रॉपर्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री पर ये प्रॉपर्टी है x0,
100 डिग्रीज़ पर अगर ये प्रॉपर्टी है x100, ठीक है, और किसी और टेम्परेचर पर अगर ये प्रॉपर्टी है xt, ठीक है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है, ठीक है, xt माइनस x0 ऑन x100 माइनस x0 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपको पता है उस प्रॉपर्टी का बिहेवियर 0 डिग्री में, 100 डिग्रीज़ में और t डिग्रीज़ में, तो आप टेम्परेचर पता लगा सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं आप लोगों को, ठीक है, और काफ़ी मज़ा आया मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को। तो अपन देख लें वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। तो वीडियो अपना 1 घंटे का हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। तो आज की क्लास में आपका हो गया कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, है ना। तो ये बना आपका लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस। तो आज का है लेक्चर 1, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं फिर, क्योंकि लेंथी बहुत हो रहा है वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, ठीक है, नए उम्मीद के साथ और भी अच्छी तैयारी के साथ आऊँगा और आपको क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है। तो बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अब बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मालूम है जो पीजीटी है उसके लिए मैंने फुल लेंथ पेपर और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट जो है बना दी है, जो कि आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, फिज़िक्स एक्सपर्ट फिज़िक्स expertphysics.org.in, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप मेरा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मन तो नहीं कर रहा है छोड़ने का, लग रहा है कि 1-2 घंटे तक पढ़ा दूँ अच्छे से, ठीक है, बट वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। तो नई एनर्जी के साथ मैं अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा दूंगा। तो डोंट गो एनीवेयर। इसकी हम एक प्लेलिस्ट ही बना लेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए लाइन से, ठीक है। ओके। सो बच्चों इसका जो पीडीएफ है आपको वो भी मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ में, ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट में चले जाना, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे नोट भी कर सकते हो जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।